हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सेकंड जो चैप्टर है अपना। तो उस सेकंड चैप्टर में अपन ने जो जहाँ तक पढ़ा था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। 4 वेदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अब यहाँ पर हम इसे आगे पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें ना, बिफोर क्राइस्ट, तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। बहुत सारे परिवर्तन हुए इस काल में। इसका कारण आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। तो देखो, अगर प्रश्न आता है कि इसे परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, तो इसके कई सारे कारण है। उसमें से ये भी है कि आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ है ना, उनका विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बढ़ा और सिक्कों का प्रचलन इसी काल में हुआ था। इसी समय में बौद्ध और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भारत में विकास हुआ था। अब आगे देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 जो महाजनपद हुए हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो ये थोड़ा विशेष बात है। यहाँ पर अपन जो महाजनपद काल रहा है उसमें जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसकी बात करेंगे। और ये जो है ना, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ जो थे उसमें सब इसके बारे में जानकारी दी गई है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन अनेक राज्यों में गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। कई सारे राज्य ऐसे थे जिन्हें संघ कहते थे, गण जो है वो कहा जाता था, और उनमें कई लोगों का समूह जो है वो शासन करता था। मतलब राजा का शासन नहीं होता था, वहाँ काफ़ी सारे लोग मिल करके एक समूह बना करके, एक संघ बना करके वहाँ शासन करते थे, जिसका प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध जो कि शाक्य कुल के थे और भगवान महावीर जो कि वज्जी संघ से संबंधित थे, इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो ये ऐसे कुछ गणों के संघों के उदाहरण जो हैं हमारे सामने हैं, इनको भी हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे आगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब देखो, इस काल को कृषि के लिए परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण क्या था कि इस काल में लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ, और जब जमीन की जुताई होने लगी तो उसके बाद में जो है वो कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है वो बढ़ा था। इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। तो देखो, इतने सारे परिवर्तन हमने देखे कि लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, बड़े नगर और राज्यों का विकास हुआ, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। इसके अलावा कृषि का विकास जो है वो हल का प्रयोग किया जाने लगा, धान के रोपण का प्रयोग जो है वो प्रारंभ हुआ, रोप शुरू हुआ। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे चीज़ें जो है वो इस काल में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती हैं। तो इसीलिए इसे एक बदलावकारी काल, एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब हम बात करेंगे जनपद और महाजनपदों के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनपद और महाजनपद जो यहाँ पे उल्लेख जो आया है उसमें अपन बात करेंगे कि सबसे पहले ऋग्वेद काल की बात करते हैं। तो ऋग्वेद युग में राज्यों को जन कहा जाता था। स्टेट्स जो होते थे, राज्य जो होते थे, इन्हें जन कहा जाता था। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, है ना, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक ऋग्वेदिक काल माना जाता है। और फिर उत्तर वैदिक काल जब आता है तो यही जो राज्य थे इन्हें जनपद कहा जाने लगा। पहले इन्हें जन कहा जाता था, बाद में इसे जनपद कहा जाने लगा। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखो, 1500 से लेकर के 1000 जो कि इसका काल माना जाता है, 1500 से लेकर के 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना, BC। तो ये तो था ऋग्वेदिक काल। फिर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक
जो है ये माना जाता है उत्तर वैदिक काल। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी 1200 वर्षों का जो समय है। तो इस दौरान कई सारे परिवर्तन हुए और अब जो है ना ये जो जन थे फिर जनपद हो गए और फिर अब महाजनपद हो गए। धीरे धीरे ये भी बड़े होने लगे, इनका भी विकास होने लगा। इस समय के विभिन्न महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में हुआ है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको अंगुत्तर निकाय का नाम याद रखना है, प्रश्न ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें कि कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ में और कौन से जैन धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन धर्म ग्रंथ है, इन दोनों में जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की सूची को अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक माना गया है। बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है, जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। याद रखिएगा ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो इनमें मिलता है। अब आगे पढ़ेंगे। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था। ये जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, इनमें से ज़्यादातर महाजनपदों पर राजा शासन करता था, लेकिन गण और संघ के नाम से राज्यों में लोगों का समूह जो है वो शासन करता था। इसमें से कुछ में गण भी थे, कुछ में संघ थे। हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। प्रत्येक जनपद की एक अपनी एक राजधानी होती थी, कैपिटल होती थी और किले से घेरी जाती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ती थी। तो अब जब ये जो किलेबंद राजधानियां हुआ करती थी, इनकी सुरक्षा के लिए सेना होती थी, तो सेना पर खर्च भी होता था, तो इनको धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। शासक है वो किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। अब ये जो पूरा खर्चा होता था इसकी व्यवस्था कैसे करें? तो जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो किसानों से और व्यापारियों से टैक्स लिया करता था और इससे इनका खर्चा चलता था। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर धन इकट्ठा किया जाता हो और धीरे धीरे राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। तो हो सकता है कि टैक्स लिया जाता था, इसके अलावा जो है वो पड़ोसी राज्यों पर हमला करके उसे लूटा जाता था और वो धन जो होता था उसको भी खर्च किया जाता था। और ऐसा करते करते धीरे धीरे जो है वो प्रत्येक राज्य अपनी एक स्थायी सेना परमानेंट सुरक्षा के लिए रखने लगे और साथ ही साथ अपना जो प्रशासन होता था उस प्रशासन को चलाने के लिए इन्होंने नौकरशाही की व्यवस्था भी जो है वो करनी शुरू कर दी थी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे आप देखेंगे अब अपन पढ़ेंगे गण और संघ। लेकिन गण और संघ पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, इसके प्रश्न उत्तर, इसके MCQs सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा हमारा ऐप एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। यहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्स बना रखे हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य। और ये कोर्स जो है जिसमें हमने आपको कहा कि इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और इसके अलावा वहाँ पे आपको जो MCQs होते हैं वो भी मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पूरे 1 साल की है ना, पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको दे रहे हैं मात्र 99 रुपीज़ में, ठीक है। ओनली 99 रुपीज़ में हम ये पूरी फैसिलिटी आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ दे रहे हैं। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप यहां पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा एक मोबाइल नंबर है जो हम आपको अभी थोड़ी देर बाद देंगे, आप उस नंबर पर हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अपन गण और संघ की। सबसे पहले बात करते हैं गण की। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। मतलब अगर कई सारे लोग एक साथ मिलकर के एक समूह बना